भारत के प्रतियोगी परीक्षा सिस्टम में एक हाईटेक डकैती हुई है। लेकिन ये सिर्फ नकल की कोई आम कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है टेक्नोलॉजी की, हताशा की और एक ऐसे सिस्टम की जो शायद कहीं ना कहीं टूट चुका है। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। इस पूरे मामले के सेंटर में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल है। क्या हैकर्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके सरकारी नौकरियों की पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही हाईजैक कर रहे हैं? और देखिए, यही वो सवाल है जिसने इस पूरी जांच को जन्म दिया। तो कहानी शुरू होती है 14 फरवरी से। देश भर में हजारों उम्मीदवार एसएससी एमटीएस की परीक्षा दे रहे थे, लेकिन देहरादून के एक एग्जाम सेंटर में कुछ और ही चल रहा था। यहीं पर पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की एक टीम एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने वाली थी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। एसटीएफ के पास पहले से ही इसकी खुफिया जानकारी थी। तो 14 फरवरी को ठीक एग्जाम के बीच में ही यूपी पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने महादेव डिजिटल जोन पर छापा मार दिया। कंप्यूटर, केबल, सर्वर रूम, बस कुछ ही मिनटों की तलाशी में यह साफ हो गया कि उनके हाथ एक बहुत बड़ा और सोची समझी साजिश लगी है। ये कोई छोटी मोटी नकल नहीं थी, ये एक पूरा क्रिमिनल बिजनेस था। इस घोटाले में हर एक कैंडिडेट से सिलेक्शन की गारंटी के लिए कथित तौर पे 10 लाख रुपए लिए जा रहे थे। ये रकम ही अपने आप में बताती है कि ये रैकेट कितना बड़ा और कितना ऑर्गेनाइज था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? अब जरा उस टेक्नोलॉजी और उस सिस्टम को समझते हैं जिसका इस्तेमाल इन स्कैमर्स ने पूरे एग्जाम सिस्टम को धोखा देने के लिए किया था। ये पारंपरिक नकल से कहीं ज्यादा शातिर था। जांच में एक टर्म इस्तेमाल हुआ, रिमोट एक्सेस बेस्ड डिजिटल मैनिपुलेशन। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि कैंडिडेट के सामने जो कंप्यूटर स्क्रीन थी उसे कोई और कहीं और बैठकर कंट्रोल कर रहा था। असली कैंडिडेट तो बस वहां बैठा एक चेहरा था, जबकि असली काम बाहर से कोई और कर रहा था। यह पूरा का पूरा प्रोसेस 3 हिस्सों में काम करता था। पहला, कैंडिडेट एग्जाम हॉल में कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ जाता। दूसरा, सेंटर के अंदर ही बैठे ऑपरेटर जैसे नितेश कुमार और भास्कर नेथानी उस कंप्यूटर से क्वेश्चन पेपर को बाहर निकाल लेते। और तीसरा, एक बाहरी सॉल्वर एआई की मदद से उन सवालों को हल करके जवाब वापस भेजता, जिन्हें फिर दूर से ही कैंडिडेट के कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता था। जांच में एक और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस लैपटॉप से ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, वो एक अंडरग्राउंड गटर के अंदर छिपाया गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये धोखेबाज अपने सेटअप को छिपाने के लिए किस हद तक जा सकते थे। सिर्फ एक सेंटर पर हुई इस कार्रवाई में अब तक 16 कैंडिडेट्स की पहचान संदिग्ध के तौर पर हुई है। लेकिन जांच अभी भी चल रही है और ये नंबर इस बात का इशारा है कि यह नेटवर्क कितना बड़ा और कितना फैला हुआ हो सकता है। तो चलिए अब कैसे से क्यों की तरफ बढ़ते हैं। आखिर वो कौन सी सिस्टम की समस्याएं हैं जो इस तरह के करप्शन के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड, एक उपजाऊ जमीन तैयार करती हैं। ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी समस्या का लक्षण है। इस समस्या की जड़ में है भारत में सरकारी नौकरियों के लिए अविश्वसनीय कंपटीशन। सोर्स के मुताबिक कभी-कभी एक सरकारी नौकरी के लिए 10,000 तक उम्मीदवार होते हैं। अब जब इतनी बड़ी संख्या में लोग कुछ गिनी चुनी नौकरियों के लिए लड़ रहे हों, तो ये एक हताशा का माहौल बनाता है। और ये सिर्फ कंपटीशन नहीं है, युवाओं में बेरोजगारी का दबाव, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने वाले ऑर्गेनाइज्ड गिरोहों का उभरना और इकोनॉमिक्स का एक सीधा सा नियम, जब किसी चीज की मांग बहुत ज्यादा हो तो उसे पाने के लिए एक अवैध बाजार भी बन ही जाता है। तो कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता है? इसके पीछे एक खास सोच काम करती है। चलो एक बार नौकरी मिल गई तो ये रिस्क लेना बनता है। उन्हें लगता है कि बाद में ये सारा पैसा कमा लिया जाएगा। ये शॉर्टकट लेने की एक खतरनाक मानसिकता को दिखाता है, चाहे उसके अंजाम कितने भी गंभीर क्यों ना हो। लेकिन इस सब की असली कीमत कौन चुकाता है? चलिए अब जरा इस घोटाले के नतीजों पर बात करते हैं, खासकर उन ईमानदार और मेहनती स्टूडेंट्स पर इसके जो भयानक असर होते हैं उनके बारे में। देखिए, ये नुकसान सिर्फ एग्जाम तक नहीं रहता। जब इस तरह के घोटाले सामने आते हैं तो पूरी भर्ती प्रक्रिया की ईमानदारी पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है और इससे हमारे संस्थानों में एक बहुत बड़ा विश्वास का संकट पैदा होता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? वो ईमानदार छात्र। ऐसे घोटालों की वजह से उनकी सालों की मेहनत बेकार चली जाती है, उनका हौसला टूटता है और वो उन मौकों से चूक जाते हैं जिनके वो असल में हकदार थे। तो आखिर में चलिए सिक्योरिटी मेजर्स और लगातार एडवांस हो रही चीटिंग की टेक्निक्स के बीच जो ये लड़ाई चल रही है उस पर एक नज़र डालते हैं
क्या ये एक ऐसी दौड़ है जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता? वैसे तो कागज पर कानून बहुत सख्त हैं। उत्तराखंड का 2023 का एंटी चीटिंग लॉ, जिसमें उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और हो सकती है। जैसा कि सोर्स बताता है, अक्सर ये अपराधी जमानत पर छूट जाते हैं और फिर से वही काम शुरू कर देते हैं। तो इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? सोर्स भविष्य में ऐसे हमलों से सिस्टम को बचाने के लिए कुछ ठोस सुझाव देता है, जैसे सभी एग्जाम सेंटर्स का इंडिपेंडेंट साइबर ऑडिट हो, एन्क्रिप्टेड सिस्टम इस्तेमाल हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए और हर घटना की पारदर्शी रिपोर्टिंग हो। इस पूरी टेक्नोलॉजिकल लड़ाई को एक पुरानी कहावत बहुत अच्छे से बयां करती है, डाल डाल हम पात पात। मतलब अगर सिक्योरिटी एक कदम आगे जाती है तो धोखेबाज खुद को उससे भी एक कदम आगे रखने की कोशिश करते हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। तो आखिर में सवाल यही है, जैसे जैसे हम अपने सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी लाते हैं, क्या हम अनजाने में ही धोखेबाजों को और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके खोजने के लिए मजबूर कर रहे हैं? एग्जाम की ईमानदारी का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब पर टिका है।